सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और कर्मचारी गणों की मदद करने का एक प्रयास यहाँ पर चैनल के माध्यम से किया जाता है। तो आज फिर मैं आपके लिए कक्षा 10वीं धातु अधातु चैप्टर का सेकेंड भाग, फर्स्ट भाग पहले अपलोड कर चुका हूँ, दूसरा भाग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पूरे भाग में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक एक बिंदुवार मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हीं के उत्तर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो साथियों देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जान लेते हैं। 14वां प्रश्न था, 13 प्रश्न तक मैं कंप्लीट करवा चुका था। रासायनिक गुणधर्मों के आधार धातु और अधातुओं के विभेद बताना है, रासायनिक गुणधर्म बताना है। यदि यहाँ पर रासायनिक गुण भी पूछे जाए तो भी आपको यही उत्तर लिखना है और गुणधर्म पूछा जाए तो भी यही। तो धातु के रासायनिक गुणधर्म जान लेते हैं। धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, धातु अपचायक होती हैं, धातुएं जो होती हैं जल में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ये तीनों रासायनिक गुणधर्म है। अब अधातु के रासायनिक गुणधर्म भी जान लेते हैं। अधातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, अधातु उपचायक होती हैं, अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। अगली एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, तो इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं समझाऊंगा। अगला प्रश्न है, इसके पश्चात गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातु का नहीं, इसका कारण बताइए। कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है और यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया भी करता है, इसलिए लोहे का नहीं बनाया जाता है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, धातु क्या है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धातुएं वे तत्व होती है जो इलेक्ट्रॉन को खोकर धनात्मक आयन बनाते हैं। धातु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, ठोस होती हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अधातु क्या है। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक आयन बनाते हैं। अधातुएं परमाणु के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 तथा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है और यह सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खनिज क्या है। खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वह प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज हुआ, ऑक्साइड, बॉक्साइड हुआ आदि। अगला प्रश्न है, अयस्क क्या है। अयस्क वह खनिज होता है जिनसे धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद हो, जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो, उनको अयस्क कहा जाता है। सभी अयस्क खनिज होती हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। वह खनिज जो सस्ते से सस्ती विधि से किसी तत्व को प्राप्त करते हैं उस तत्व का अयस्क कहलाता है। अगला प्रश्न है, गैंग किसे कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धात्विक या धातु क्रम क्या है। अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण करने तथा धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धात्विक या धातु क्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निस्तापन क्या है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का जो प्रक्रिया होती है वो निस्तापन कहलाती है। अगला प्रश्न है, अयस्क का समृद्धिकरण क्या है। अयस्कों में से अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भर्जन क्या है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करना ही भर्जन कहलाता है। धातु परिष्करण क्या है। धातु परिष्करण कितनी विधियां हैं। अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करना धातु परिष्करण कहलाता है। धातु परिष्करण की 4 विधियां हैं, परिसमापन, आसवन, विद्युत अपघट्य परिष्करण, जौन परिष्करण विधि। ये 4 विधियों से हम धातु का परिष्करण किया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, धातु का संक्षारण क्या है। धातु का संक्षारण धातु के क्षय होने की एक धीमी प्रक्रिया है जो अपने आसपास उपस्थित वायु यानी ऑक्सीजन तथा नमी तथा प्रदूषकों की क्रिया के कारण अपने ऊपर एक धातु ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिससे धातु धीरे धीरे क्षय होने लगता है। यही धातु का संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना लोहे के संक्षारण का एक उदाहरण है। अगला है, रबड़ का वाल्वनीकरण क्या है। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को रमंड का वाल्वनीकरण कहते हैं। ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है।
अगला है आघातवर्ध्यता और तन्यता का क्या अभिप्राय है। ये आंसर मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाता है और अंतर भी इसका पूछा जा सकता है। धातुओं का वह गुण जिनको हथौड़ों से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु हैं। इसी प्रकार तन्यता की बात करें तो धातुओं का वह गुण जिसमें खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है मिश्र धातु क्या है। किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उन्हें पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है धातुओं की संक्षारण रोकने की दो विधियां लिखिए। संक्षारण रोकने की दो विधि हैं। पहली विधि है रोधी विधि द्वारा वायु तथा धातु के बीच में रोधी की परत लगाकर धातु का संक्षारण रोका जा सकता है। यह पेंट्स, वार्निश, टीन, कॉपर, क्रोमियम, निकेल का विद्युत लेपन करके किया जा सकता है। अगला है उत्सर्ग विधि द्वारा। इस प्रक्रिया में जिंक की परत से उस तत्व को ढककर उस धातु का संक्षारण रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण, यशत लेपन कहते हैं। यशत लेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। किसी धातु पर जस्ता लेपन की जो प्रक्रिया होती है उसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अयस्क को समृद्ध करने की विधियों का वर्णन कीजिए। समृद्ध करने की जो विधियां हैं वो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से मैं बता दूंगा आपको। पहली विधि है द्रव्य चालित ढुलाई। इस विधि का उपयोग करके ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। गेंग कण सामान्यतः अयस्क कणों में सापेक्ष हल्के होते हैं। इस प्रक्रम में संक्षारित एवं बारीक पिसे हुए अयस्क को जल धारक द्वारा धुलाई करके जिसके फलस्वरूप हम हल्के गेंग कण जलधारा के साथ बहने उपरांत भारी अयस्क कण प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद फेन प्लवन प्रक्रम भी है। यह विधि विशेष रूप से कॉपर, जिंक और लेड के सल्फाइड अयस्क को गेंग से पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रम में बारीक हुए अयस्क एक बड़े टैंक में जल के साथ मिश्रित करके करदम बना लेते हैं। तत्पश्चात उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। यह करदम में जब तीव्र गति से वायु प्रवाहित की जाती है तो उसके फलस्वरूप हल्का तेल फेन, जिसमें प्रमुखतः सल्फाइड अयस्क होता है, ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर मल फेन के रूप में तैरता है, जिसे अपमलन करके सुखा लेते हैं। चूँकि अयस्क गेंग भारी होते हैं इसलिए जल में डुबोकर टैंक के तल में जमा होने लगते हैं। यहाँ पर आप इसकी एक विधि का चित्र बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं और ये भी आप बना सकते हैं। तीसरी है विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि। इस विधि से चुंबकीय अयस्कों को अलग किया जा सकता है। चुंबकीय पृथक्करण में एक बड़े चमड़े का पट्टा होता है जो दो रोलरों पर घूमता है। इस टाइप से एक पट्टा रोलर होते हैं और इसके ऊपर पट्टा होता है। इस टाइप की जो विधि होती है उससे उसको अलग किया जाता है। एक रोलर विद्युत चुम्बकीय होता है जो बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के सिरे पर डालते हैं तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक से आकर्षित होकर उसके समीप एक ढेर में इकट्ठा हो जाता है। बात करते हैं रासायनिक पृथक्करण की। रासायनिक पृथक्करण प्रक्रम में अयस्क एवं गेंग के रासायनिक गुणधर्मों के भिन्नता के आधार पर बनाने एवं इस प्रक्रम से शुद्ध धातु प्राप्त कराने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है अपचयन क्या है। धातु यौगिकों से धातुओं को प्राप्त करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। अब एक अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो ऊष्मा की सर्वाधिक चालक हैं। चांदी और कॉपर, यानी कॉपर का मतलब तांबा। दो सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु सोना और चांदी। ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उन दो धातुओं का नाम बताइए जिनका गलनांक कम होता है और कि हाथ पर रखते ही वे पिघल जाती हैं। तो ये वो दो धातु हैं गैलियम और सीजियम, जिनको हाथ पर रखते ही ये पिघल जाती हैं। एक धातु और अधातु का नाम बताइए जो कक्षा ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो है धातु की बात करें तो पारा और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जिसकी सतह चमकदार होती हैं, तो वो है आयोडीन। धातु एवं अधातु किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कार्बन के उस अपर रूप का नाम बताइए जो अभी तक सर्वाधिक कठोर पदार्थ हैं, तो वो है अपर रूप हीरा। उन दो धातुओं के नाम बताइए जो पानी के रखने पर तैरने लगती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। कौन सी दो धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम तथा मैग्नीज। अगला है सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इसका आंसर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये सोडियम और पोटेशियम हवा और जल के साथ सामान्य ताप पर बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। यदि इसे खुला रखा जाए तो आग पकड़ लेती है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इनको केरोसिन के तेल में
डुबो कर रखा जाता है। मैग्नीशियम जब हवा में जलती है तब उसकी लौ का रंग क्या होता है? तो हल्का हरा होता है और नीला होता है। दो धातुओं के नाम बताए जो पानी से अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप से अभिक्रिया करती है, तो वो धातुएं हैं एल्यूमिनियम और आयरन। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का आबंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में रासायनिक आबंध होता है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया के अपचयक का नाम बताइए, तो उसका नाम है एल्यूमिनियम। उस विधि का नाम बताइए जिसके द्वारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है, तो वो है विद्युत अपघटनीय अपचयन। धातुओं के निष्कर्षण में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले एक सस्ते अपचयक का नाम बताइए, तो उसका नाम है कार्बन। इसी प्रकार विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन सी है तथा शुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन सी है? अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और शुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में उपयोग होने वाले विद्युत अपघट्य का नाम बताइए, तो उसका नाम है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। अमलगम किसे कहते हैं? तो साथियों इसका उत्तर है यदि कोई एक धातु पारद है तो उसकी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। लोहे से स्टेनलेस स्टील को कैसे प्राप्त किया जाता है? लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। इसको कठोर बनाने के लिए लगभग 0.05% कार्बन इसमें मिलाया जाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के सहमांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल, सोल्डर आदि मिश्र धातु हैं। तांबे और जस्ते से बने एक मिश्र धातु का नाम पीतल है। तांबा और टीन से बने एक मिश्र धातु का नाम कांसा है। सीसा और टीन से बने मिश्र धातु का नाम सोल्डर है। इसी प्रकार सोल्डर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए। शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? साथियों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। शुद्ध सोने को आभूषण बनाने योग्य कैसे बनाते हैं? इस सोने में 2% तांबा मिलाया जाता है और इसको कठोर बनाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना आभूषण बनाने योग्य नहीं होता है। यह बहुत ही हल्का, बहुत ही नरम होता है, इसलिए इसमें 2% तांबा मिलाया जाता है। धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे निक्षेपित अविलयनशील अशुद्धियों का नाम लिखिए, तो उसका नाम है एनोड पंक। तो साथियों ये थे 1 अंक वाले और महत्वपूर्ण प्रश्न। हम अगले वीडियो में भाग 3 में 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की जानकारी मिल सकें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।